हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल DHU एकेडमी के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं प्रसाद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बार स्टूडेंट्स द्वारा मुझे एक सवाल पूछा गया है कि सर अकाउंट्स में हम आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स या OCM जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हर एक कॉलेजेस के या कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने आप गुजरते हो तो आपको अकाउंट्स के आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट्स की फोटो दिखाई देती है और उसके नीचे SP, OC, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जिसमें स्टूडेंट्स को 95, 96, 98 मार्क्स के आपको फोटो दिखाए रहते हैं। तो एक सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर ऐसे कौन सा एक तरीका है जिसे हम यूज करके SP, OCM और इकोनॉमिक्स जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, सॉरी आंसर पेपर दिखाऊंगा। 9th ऑफ मार्च 2024 को जब इस साल महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा इकोनॉमिक्स का पेपर लिया गया था, तो उस पेपर में ये जो पेपर आप देख रहे हो इसमें स्टूडेंट्स ने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर किया, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया। और जब कोई भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स, OCM या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स लेता है तो उसका जो पेपर है वो 3 बार चेक किया जाता है, और इस स्टूडेंट्स का भी पेपर 3 बार चेक किया गया। सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है जिसके पास फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट्स का पेपर जाता है, तो इस स्टूडेंट्स का भी पेपर जब एग्जामिनर के पास गया तो उसको 80 मार्क्स मिले। लेकिन जब मॉडरेटर ने पेपर चेक किया तो इसके 2 मार्क्स कट कर दिए, 78 पे लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद जब पेपर चीफ मॉडरेटर के पास गया तो चीफ मॉडरेटर देखा कि बाबा ऐसी कौन सी एक गलती हुई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को 80 में से 2 मार्क्स कट हो गए और 78 मिले। तो चीफ मॉडरेटर ने पेपर चेक किया और उसके बाद देखा कि जिस वजह से 2 मार्क कट किए गए उसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, और उसने उसमें 2 मार्क्स ऐड कर दिए और इसके चलते स्टूडेंट्स को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल गए। राइट। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल बोर्ड्स की एग्जाम्स देने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक पेपर लिखने का तरीका होता है, अपना अपना एक पढ़ाई करने का अंदाज होता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है कि सर मेरी इकोनॉमिक्स की स्टडी अच्छे से हो रही है, लेकिन पेपर लिखते वक्त न जाने क्या हो जाता है, बहुत बार मिस्टेक्स कर देता हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि सर मेरी पेपर भी अच्छे, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सर पेपर प्रेजेंटेशन मुझे सीखना है कि हर बार मुझे 30 में से 28 या 27 मार्क्स मिलते हैं, आउट ऑफ मार्क्स कैसे लेने। और ऑल राइट, तो ये जितने भी आपके सारे क्वेरीज है वो सारे के सारे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। राइट। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो प्ले स्टोर पे DHU एकेडमी का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में एक 100 रुपीज का कोर्स है जिसमें प्रीवियस ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर एंड आने वाले हर एक साल में जितने भी स्टूडेंट्स आउट ऑफ मार्क्स लेना, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है बोर्ड्स के, और पास्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स 98, 99 या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले, तो उनके सारे अब तक के आंसर शीट्स, मॉडल आंसर शीट्स उसमें PDF फॉर्म में ऑलरेडी हमने ऐड करके रखे हुए हैं, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे अब तक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मराठी मीडियम के थे। इस साल हमने इंग्लिश मीडियम के भी वीडियो स्टार्ट किए, तो स्टेप बाय स्टेप जो क्राउड बढ़ रहा है वो मराठी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी क्राउड बढ़ रहा है। और लास्ट 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियोस ऐड किया था मराठी मीडियम स्टुडंट्स के लिए। थोडक्यात जर सांगायचं असेल तर जे मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण एक पेपर ऍड केला होता। ऑल राईट, म्हणजे जर तुम्हाला अर्थशास्त्र या विषयामध्ये 100 पैकी 100, 98, 99 मार्क घ्यायचा असेल तर कशा पद्धतीने तुम्हाला पेपर अटेम्प्ट करावा लागेल
कशा प्रकारे पेपर सॉल्व करावं लागेल मराठी मीडियमचा व्हिडिओ ऑलरेडी ऍड झालेला आहे, तो एक वेळेस पाहून घ्या. आता आपण डिस्कस करूयात इंग्लिश मीडियमचा पेपर. ऑल राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडियमच्या पेपरमध्ये जो पहिला प्रश्न येतो तो येतो ऑब्जेक्टिव्हचा. राईट. आता ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये टोटल 10 टाइप्स असतात. 10 पैकी कोणतेही 4 तुम्हाला अटेम्प्ट करावं लागतात. मतलब टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के 6 to 7 टाइप्स ओवरऑल एग्जाम में रहते हैं और उसमें से आपको कौन से भी 4 सॉल्व करने रहते हैं. ऑल राइट. तो जब आप आंसर लिखते हो ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें. अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ने क्या किया है, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया और उस एक में से जितने भी आंसर थे क्वेश्चन नंबर ए में का फर्स्ट सेकंड थर्ड सीधा एक के नीचे एक के नीचे एक लिख दिया और उसको ऑटोमेटिकली मार्क्स दे दिए गए. हाँ, मार्क्स देने से पहले ऑलमोस्ट हर बार वो चेक करते हैं कि आंसर बराबर है या गलत है. ऑल राइट. सेम उसने सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स के भी साथ किया. सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स का जो क्वेश्चन था देखिए यहाँ पे वो था फाइंड ऑड वर्ड आउट. राइट. फाइंड ऑड वर्ड आउट में सबसे पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ऐसे 4 डिमांड रखे गए थे. स्टूडेंट ने क्या कर दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, सीधा बी ऑड वर्ड जो है सीधा उसका नंबर डाल दिया, एक के नीचे एक के नीचे एक लिख दिया और ऑटोमेटिकली उसके भी उसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए. ऑल राइट. बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि हर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव के सब क्वेश्चंस रहते हैं हर एक क्वेश्चन एक पेज के ऊपर लिख देना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे. ओके. ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ बिग डील. देन क्वेश्चन नंबर सी का अगर आप आंसर देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब क्वेश्चन नंबर सी, तो क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जैक्ट बताता हूं वो कौन सा क्वेश्चन है. गिव इकोनॉमिक टर्म, जैसे अकाउंट्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है तो इकोनॉमिक्स में गिव इकोनॉमिक टर्म ऐसा कुछ क्वेश्चंस होता है. उसमें अगर आप देखोगे तो मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन द फेवरेबल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड अदर देन प्राइस, तो आंसर इंक्रीज इन डिमांड ऐसा लिखा गया है. तो जितने भी आंसर स्टूडेंट्स ने लिखे हर एक आंसर के नीचे उसने अंडरलाइन किया है. ऑब्जेक्टिव तो ज्यादा हार्ड नहीं रहता है. अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहां से थोड़ा क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए. जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि ये वीडियो आपको 2 बार देखना है. सबसे पहले अभी इस वक्त अगर जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद जब कभी भी आपका इकोनॉमिक्स का बोर्ड्स का पेपर होगा, मार्च महीने में कंपलसरी बोर्ड्स का इकोनॉमिक्स का पेपर रहता है, तो पेपर से एक दिन पहले ये वीडियो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि पेपर जब आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंटली जो सिचुएशन होती है वो माइंड अनस्टेबल होता है. इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करूँ तो बाकी के सब्जेक्ट्स का याद आता है, अकाउंट्स का करूँ तो इकोनॉमिक्स याद आता है, इकोनॉमिक्स का करूँ इकोनॉमिक्स का करूँ तो अकाउंट्स याद आता है. माइंड एकदम चल बिचल होता है. तो उस वक्त रादर देन वेस्टिंग टाइम ये वीडियो या ये पीडीएफ तब तक आप डेफिनेटली कोर्स परचेस करोगे क्योंकि 100 रुपीज उसकी प्राइस है, जिसमें आपको पास्ट सारी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारा डाटा उसमें मिल जाएगा. तो उस पीडीएफ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. अभी जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स. इसमें आपको टोटल 3 कंसेप्ट्स लिखना पड़ता है और एग्जाम में आपको टोटल 5 कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं. ओके. जिसमें आपको 1 मार्क्स मिलता है कंसेप्ट का. इकोनॉमिक जो भी आपके कंसेप्ट है वो आपको लिखने के लिए 1 मार्क मिलता है और एक्सप्लेनेशन जो आप वहां पे देते हो उसका आपको 1 मार्क मिलता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क मिलते हैं. तो इस स्टूडेंट्स ने क्या किया, सारे के सारे सॉल्व कर दिए. मतलब टोटल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 के 5 उसने सॉल्व कर दिए और उसमें से एक गलत हो गया.
तो बोर्ड्स एक गलत होगा उसके मार्क्स नहीं कटेगा, सादा बेसिक नॉलेज है, क्योंकि एक अगर गलत भी हो गया तो रिमेनिंग 4 है, 4 में से जो 3 बराबर आएंगे उसके उसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स ने वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट किए। देखिए ज्यादा उसने लेंदी नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर ए क्या था? मनीषा satisfied her want Manisha satisfied her want of writing an essay by using pen and notebook। सादा सिंपल है, मनीषा को लिखने की जरूरत थी, लिखने का काम करना था, और उस जो काम लिखने का काम है, राइटिंग का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट करने के लिए उसे सबसे ज्यादा नीड किस चीज की रहेगी? तो सीधा सीधा आंसर है पेन एंड नोटबुक। लिखने का काम करने के लिए उसको ज्यादा यूटिलिटी किस चीज में रहेगी? पेन एंड नोटबुक। तो स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, सीधा सीधा यहां पे लिख दिया कंसेप्ट, यूटिलिटी, एंड देन उसके बाद दो पैराग्राफ में या दो पॉइंट्स में उसने आंसर अटेम्प्ट कर दिया। सबसे पहला पॉइंट लिखा यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू, यहां पे छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया उसने, वांट ऑफ अ कंज्यूमर, टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स है, वो अवॉइड कीजिए, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कुछ भी आपने लिखा वो कट करके दोबारा और एक बार लिख दीजिए। तो एग्जामिनर ने चेक करते समय ऐसे छोटी छोटी चीज को इग्नोर करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन अगर उसका मूड खराब हो तो वो हर एक चीज काउंट करता है। ओके, वांट ऑफ अ कंज्यूमर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को 2 में से 2 मार्क्स डेफिनेटली तो मिल गए, ओके। लेकिन एक छोटी सी सजेशन, छोटा सा एक सजेशन देना चाहूंगा मैं, कि जब कभी भी आप एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट्स में लिखते हो तो फर्स्ट पॉइंट होने के बाद आपको एक लाइन ब्लैंक स्पेस छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद सेकेंड एक्सप्लेनेशन आपको लिखना चाहिए। लेकिन इस स्टूडेंट्स के केस में क्या है कि इसकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा मतलब हैंड राइटिंग अच्छी है, राइट। कुछ कुछ स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी होती है कि देखने के बाद आंखों को चुभती है, लेकिन इस स्टूडेंट्स की जो हैंड राइटिंग है वो एकदम नॉर्मल है, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा ढिंचैक हैंड राइटिंग नहीं है, इसलिए टीचर ने भी इग्नोर कर दिया। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स को 2 में से 2 मार्क्स मिले। अगर आप बाकी भी देखते हो कुछ कुछ जगह मिस्टेक्स हो गई, जैसे कि ये जो क्वेश्चंस था यहाँ पे पहले मिस्टेक्स किया गया था, राइट, लेकिन बाद में उसको मार्क्स दे दिए गए थे। ओके, डन। देन अगर आप यहाँ पे आते हो तो क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, राइट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। अगर आपको इससे भी बेटर वे से आप एक्सप्लेन कर पाते हो एग्जाम में तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से लिखना है, कुछ भी मालूम नहीं है, आता सब है लेकिन लिखे किस तरह से वो मालूम नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 10 साल पुराना पेपर है, 6 महीने भी नहीं हुए बोर्ड्स 2024 की एग्जाम खत्म हुए, ऑल राइट, और स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले, लेकिन मतलब आपको भी मिल सकते हैं। डन, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में सब क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि टोटल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक डिस्टिंग्विश, टोटल 5 डिस्टिंग्विश एग्जाम में आपके सामने दिए होंगे, और उस 5 में से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, और अगर आप एक भी अटेम्प्ट करते हो तो आपके 2 मार्क्स फिक्स, यानी कि हर एक डिस्टिंग्विश में आपको मिनिमम 2 डिफरेंसेस वहां पे लिखना है, मिनिमम। तो मैं आपको सजेशंस दूंगा कि हर एक डिस्टिंग्विश के हर एक क्वेश्चन के मिनिमम 3 पॉइंट लिखिए। अगर एक गलत भी होता है तो रिमेनिंग 2 के आपको एक एक मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश प्रेजेंट करना है। फर्स्ट डिस्टिंग्विश क्या था, स्टूडेंट ने एग्जाम में तो पूछा गया था रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, लेकिन स्टूडेंट्स ने प्रिफर किया
टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को आप किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे देखिए टोटल अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट था रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, तो उसने क्या किया, टोटल 4 डिफरेंसेस टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जाम में लिख दिए। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ऐसा नहीं कि 4 लिखोगे तो 4 मार्क मिलेंगे, मिलेंगे उतने ही। ओके, अगर स्टूडेंट्स ये 2 भी लिख देता तो भी उसके 2 ही मार्क मिलते, पहला दूसरा तीसरा भी लिख देता तो उसको 2 ही मार्क मिलेंगे। ओके, बट ज्यादा भी लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, ये है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है नेक्स्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और उसमें स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन में भी टोटल 4 डिफरेंसेस, अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो 4 डिफरेंसेस स्टूडेंट ने प्रेजेंट किए। बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, आपके भी क्लास में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सर डिफरेंसेस बिटवीन में क्या हम डायग्राम एज अ डिफरेंसेस एग्जाम में लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। इधर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड से रिलेटेड सीधा सीधा उसने क्या किया है, डायग्राम ही लिख दिया है, राइट। और उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स भी अच्छे खासे उसको मिल गए, 2 ही मार्क मिल गए, ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल सकते ज्यादा मार्क। ओके, और उसके बाद ये इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, उससे भी रिलेटेड स्टूडेंट ने 4 पॉइंट लिख दिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 पॉइंट मोर देन इनफ है। ऑलराइट, डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 3। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको पूछा जाता है टोटल 12 मार्क्स के लिए। और इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, अब जितना स्टूडेंट्स पढ़ाई करेगा उतना उसको, मतलब जिस जो जो चैप्टर्स उसने कवर किए वो चैप्टर में इसके क्वेश्चंस कवर मतलब आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सर वहां पे क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे। ओके, तो बहुत बार कंफ्यूज होता है कि सर ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जिन 3 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिक मतलब कॉमन सेंस है। ओके, लेकिन हर बार बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता है और क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करने के बाद उसके साथ प्रैंक होता है कि सर जब क्वेश्चन पेपर देखा तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, मतलब इजीली मैं सॉल्व कर दूंगा। और जब इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखने के बाद आगे का पॉइंट्स याद करने की कोशिश कर रहा हो तो साला दिमाग से कुछ बाहर भी नहीं निकल रहा है। ऐसा ही बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। तो ऐसा प्रैंक आपके साथ ना हो, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अच्छी तरीके से एक बार एक 30 to 25 सेकेंड्स का पॉज लेके अच्छे से अपने आप को पूछिए और उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ओके, अब यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस इस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसको आते थे। तो उसने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन फर्स्ट। ऑलराइट, एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब आंसर लिखते समय उस स्टूडेंट्स ने किया है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स में उसने छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग टाइप एक 3 पॉइंट्स में उसने समरी लिख दिया। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ वांट ऑफ कंज्यूमर। यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, वांट्स आर अनलिमिटेड ऑफ अ पर्सन। 3 पॉइंट्स उसने लिख दिए और उसके बाद एक छोटा सा माइंड मैप स्टूडेंट्स ने
वहां पे लिख दिया। अब जितने भी मराठी मीडियम के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पिछले बहुत सारे सालों से मेरे चैनल पे एक्टिव है, हर साल मैं एग्जाम के पहले पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो बनाता हूँ और उसमें स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि एग्जाम से पहले कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो उस वीडियो में मैं हर एक बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के बाद माइंड मैप निकालिए और उस माइंड मैप में सारे के सारे पॉइंट्स लिख दीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, जितने भी यूटिलिटी के फीचर्स थे उसने यहाँ पे माइंड मैप के जरिए पहले ही क्वेश्चन लिखते समय लिख दिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करता है, पहला पॉइंट लिख देता है और उसके बाद उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है। और एक्सप्लेनेशन सादा सिंपल है, हम कोई आइंस्टाइन के लड़के नहीं है या हमारा का आईक्यू लेवल आइंस्टाइन के जितना नहीं है। हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फेकोलॉजी करेंगे और उसके चक्कर में पॉइंट्स भूलने के चांसेस ज्यादा है। तो उस किस्म का पंगा अपने साथ ना हो इसकी वजह से, इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक माइंड मैप निकालेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स लिख देंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर देंगे। इसके दो फायदे, एक तो फायदा मैंने आपने बता दिया। सेकंड फायदा यह है कि जब भी टीचर आपका पेपर चेक करेगा तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मिल जाएगा। अगर आप 8 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तभी भी आपको माइंड मैप निकालना कंपलसरी है, राइट। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन चेक करने के बाद वो सीधा माइंड मैप पे आएगा और माइंड मैप पे आने के बाद उसे पता चलेगा कि यार इस बंदे ने या इस बंदे ने सारा इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी और सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा राइट मार्क करके एक पॉइंट देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स जो वो चेक करने वाला है अपकमिंग पेजेस पे, सारे के सारे उसको यहाँ पे ही मिल जाएंगे, राइट। तो बहुत बार ये भी एडवांटेजेस हो सकता है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट है, अगर आप 90 प्लस जाना चाहते हो तो कंपलसरी ये माइंड मैप की टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए। देन सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले सारे के सारे फीचर्स लिख दिए, रिलेटिव कंसेप्ट, और उसके बाद कंसेप्ट लिखने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार रिलेटिव कंसेप्ट एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दिया, ओके। देन सेकेंड पेज पे जाने के बाद सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड्स। मराठी में अगर बोला जाए तो उपयोगिता ही मागणीवर आधारित असते, उपयोगिता व आनंद यात फरक। अँड 5 युटिलिटी डिफर्स फ्रॉम युजफुलनेस, आणि उपयोगिता आणि उपयुक्तता यात फरक। ऐसे 5 पॉइंट्स उसने लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ने क्या किया, सादा सिंपल लॉजिक है। इस पेज के ऊपर उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ओके, एंड देन सेकेंड पेज पे उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर वो माइंड मैप नहीं निकालता तो नियर अबाउट वो 1.5 पेज, 1.5 पेज ही लिख पाता और 1.5 पेज के 4 मार्क नहीं मिलते, राइट। तो अगर आपने 2 पेज पूरा का पूरा भर दिया तो टीचर के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा, एज पर माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी बोर्ड्स के पेपर चेक करता हूं। 2 और 2 टोटल कितने हो गए, 4। डन, आराम से टीचर 4 मार्क दे देगा। अगर स्टूडेंट्स ने माइंड मैप नहीं निकालता तो वो यहां से लिखना स्टार्ट करता, नियर अबाउट यहाँ पे ही उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो टीचर क्या करता, 2 और 1, 4 में से सिर्फ 3 मार्क देके चला जाता। मतलब स्टूडेंट्स ने लिखा पूरा लेकिन मार्क कितने मिले, 3 ही। तो ऐसे इस तरीके से आप कुछ ऐसे ही प्रैंक्स आपके साथ ना हो, तो इसलिए सतर्क रहिए, सावध रहिए, ओके। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। एंड पहले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसी तरीके से लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डाला है फर्स्ट, एंड देन उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 पॉइंट्स लिख दिए। कोई कोई स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ मोड में लिखता है, कोई कोई स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज लिखता है। एट द एंड इट्स योर चॉइस, आपके ऊपर है। इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा,
देन माइंड मैप सामने वाले टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, एंड देन इस तरीके से उस माइंड में आपके पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन उसने स्टार्ट कर दिए। ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4, जिसमें स्टेट विद द रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री या डिसएग्री हो विथ रीजंस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन वापस से पूछे जाएंगे 5, उसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो टोटल आपको कितने मार्क्स चाहिए? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में से एक मार्क्स आपको मिलता है उस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री या डिसएग्री हो उसके आंसर के लिए, और 3 मार्क्स मिलते हैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि जो रीजंस आप वहां पे लिखते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स ने किस तरीके से वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सबसे पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर आप वहां पे देखोगे, देखिए 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सेम इसी तरीके से पेपर लिखोगे। ओके, आप थोड़ा अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप जो मेथड यूज करने वाले हो वो मेथड एक बार आपको कॉलेज के टीचर्स के साथ एक बार जरूर वेरीफाई करना चाहिए, या फिर प्ले स्टोर पे जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। चैट सेक्शन में वो सारे फोटोज मुझे भेज दीजिए, वहां पे जो कुछ भी आप मैसेज करोगे वो सीधा मेरे पास आता है। और उस फोटो भेज देने के बाद या फिर PDF भेज देने के बाद वहां पे लिखिए सर इज दिस द राइट मेथड। तो वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा कि क्या क्या उसमें एरर्स है, क्या क्या आप रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद बाकी का डिस्कशन हम करेंगे। ओके, इस स्टूडेंट्स ने भी बहुत छोटे छोटे माइनर मिस्टेक किए, लेकिन वो माइनर मिस्टेक जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते। ओके, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट हर एक पॉइंट लिखने के बाद एक एक लाइन स्पेस नहीं छोड़ा या ब्लैंक नहीं छोड़ा। अगर वो हर एक पॉइंट लिखने के बाद, रीजन के हर एक पॉइंट लिखने के बाद एक एक अगर लाइन छोड़ता है तो पेपर प्रेजेंटेशन और भी अच्छा होता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइन आपने क्यों नहीं छोड़ी इसके वजह से मार्क कट दिए जाएंगे। इतना भी एग्जामिनर या मॉडल चीफ एग्जामिनर जो होता है, चीफ मॉडरेटर, हार्श किस्म का बिहेवियर नहीं करते, वो थोड़ा सा ढीलापन छोड़ देते। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन था माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। सादा सिंपल क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है देखिए, यस आय एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। मराठी में अगर बोला जाए वरील विधानाशी मी सहमत आहे। आता का सहमत आहेस बापू, का सहमत नाहीस ते तुला विस्तारात लिहावं लागेल, कारणे तुला द्यावे लागतील आणि ते रीजन्स देत असताना, और वो रीजन्स लिखते समय आपको स्टूडेंट्स ने देखिए यहाँ पे पहला रीजन लिखा उसने, यहाँ पे सेकंड रीजन, यहाँ पे रीजन क्रमांक नंबर 3, रीजन नंबर 4 एंड रीजन नंबर 5, राइट। एंड यहाँ पे रीजन नंबर जो 5 है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। बस एक काम आपको भूलना नहीं है, रीजंस लिखने के बाद यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, एक स्पेस ब्लैंक छोड़ देनी, एक लाइन छोड़ देनी है। रीजंस लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ देनी है। और फर्स्ट और ये लिखने के बाद ये जो सेकंड पॉइंट है, इन दोनों में एक लाइन गैप देना था। तो वो बोलते हैं ना मुहावरा, सोने पे सुहागा, राइट, उस तरीके से हो जाता। ऑलराइट, डन। सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। देखिए अगर यहाँ पे एक लाइन छोड़ता है, एक लाइन, 2 3 4, 1 2 3 4, तो नियर अबाउट 1.5 पेज तक भर जाता। और मार्क स्कीम देखिए, इस स्टेटमेंट को 1 मार्क, और हर एक पॉइंट जब आप लिखते हो तो एक एक पॉइंट को आपको 1 मार्क, मिनिमम आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जो एग्री या डिसएग्री प्रूव करने के लिए आपको 3 से भी ज्यादा पॉइंट्स वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उस केस में, उस सिचुएशंस में आप 3 से ज्यादा पॉइंट्स भी वहां लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट तो आपको लिखना पड़ेगा। राइट, अभी स्टूडेंट, इस केस में स्टूडेंट्स ने 5 पॉइंट लिख दिए, तो आराम से टीचर ने क्या कर दिया, पहले दो को 1 पॉइंट, दूसरे दो को 1 पॉइंट और लास्ट वाले को 1 पॉइंट, क्योंकि कंपेयर टू पहले 4 ये थोड़ा सा बड़ा है, और उसको टोटल 4 मार्क्स दे दिए गए। ओके, सेकेंड, अगर आप और एक क्वेश्चन देखोगे एग्री डिसएग्री में का, तो स्टूडेंट्स ने हर एक सब क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर, एक फ्रेश पेज के ऊपर स्टार्ट किया है। ओके, और यहां पे देखिए स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस मेकर इज द ओनली फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। प्राइस मेकर इज द ओनली फीचर ऑफ मोनोपॉली मार्केट, म्हणजे मराठीमध्ये किंमत करता हाच मक्तेदारी बाजाराचे एक वैशिष्ट्य आहे। ओके, तो अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, आई डिसएग्री विथ द स्टेटमेंट, इस या विधानाशी मी सहमत नाही। और अगर आप रीजंस देखोगे तो 4 रीजंस उसने एक के नीचे एक के नीचे एक लिख दिए। ऑलराइट, फिर एक बार बोल रहा हूं कि हर एक रीजन लिखते समय, रीजन होने के बाद जो कुछ भी आपने रीजन लिखा उसके नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए, और इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखना। ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ओके, ये लाइन आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, ये लाइन। और सिंगल सेलर के नीचे से, यहां से नियर अबाउट, यहां से आपको पूरा लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, उसका रीजन क्या है कि ये जो सिंगल सेलर नाम का जो पॉइंट है वो हाईलाइट हो। डन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे हटके क्वेश्चन है। इसमें आपको एक डायग्राम, एक पैसेज और एक टेबल दिया जाता है, उसकी स्टडी करके आपको आंसर देना पड़ेगा। सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे जल्दी खत्म होने वाला क्वेश्चन, मतलब ये 8 मार्क जो है वो आपको फुगट के 8 मार्क है। थोड़ा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, एक 2 दिन भी अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हो तो ये 8 मार्क्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। ओके, डन। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए अगर हम देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट, जस्ट वन सेकेंड ना, थोड़ा सा पेज जो है वो आगे पीछे हो गए थे। डन। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें से सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया है। ओके, डन। क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड द आंसर द फॉलोइंग। अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या थर्ड ए एंड बी, राइट, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों भी चैप्टर आपको ये अच्छे तरीके से कवर हो गए तो 20 मार्क्स तो आप इजीली ले सकते हो। ओके, तो उन्हीं 2 चैप्टर में से एक चैप्टर में का क्वेश्चन है। ओके, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइट, जो डिमांड कर्व राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट, कि उसे हम क्या बोलेंगे, ये जो राइट तरफ जो शिफ्ट हो रहा है,
राइट। मतलब यहाँ से इस मोमेंट डी से D1 की तरफ जो जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और जो लेफ्ट और की तरफ हो रहा है डिक्रीज इन डिमांड, सादा सिंपल है। तो बस कुछ उसी तरीके से आपको ये दो क्वेश्चंस, यहाँ पे नीचे 4 क्वेश्चंस पूछे गए, तो हर एक क्वेश्चन का आपको नंबर डाल देना है और जो कुछ भी आपका आन्सर रहेगा, जे काही पण तुमचं प्रश्नाचं उत्तर असेल ते तिथे तुम्हाला नोट डाऊन करायचंय. ऑलराईट, डन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तर तुम्हाला हा तख्ता सॉल्व करायचा होता. ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, टेबल, वो आपको सॉल्व करना था और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने थे. आपके ऊपर होता है स्टूडेंट्स ने क्या किया. देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें से वो सॉल्व करने की कोशिश की है और 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स उसे मिले. तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मतलब एक पैराग्राफ उसे दिया गया था, ओके, और उस पैराग्राफ के नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है उसे सीधा सीधा इग्नोर मार देते हैं. मतलब स्टूडेंट्स का बोलना रहता है कि सर कौन वो पूरा पैराग्राफ पढ़े, और ऐसे पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा इंग्लिश ने दिमाग खराब सत्यानाश कर दिया, राइट. तो ये सब कौन करे. लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है, जिद्दी होते हैं, ओके. तो इसने ये सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं आपको प्रिफर करता, अगर मैं खुद भी होता वहां पे तो मैं ये क्वेश्चंस कर देता, क्योंकि कंपेयर टू दैट पैराग्राफ वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इजी था. लेकिन एट द एंड वही है कि जो भी क्वेश्चंस आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन लिखते समय आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, वही आपको अटेम्प्ट करना होता है, ओके. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट फ्रॉम इकोनॉमिक सेंस. आपको पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, और आंसर देते समय आपको पैराग्राफ में के ही ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स उठाने हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, फ्रॉम इकोनॉमिक सेंस मार्केट इज अ नॉट अ स्पेसिफिक प्लेस but is an arrangement where buyer and seller engage in exchange of goods, right. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. सीधा सीधा उसने क्या किया है, डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया और वहां पे क्लासिफिकेशन मार्केट का चार्ट बना दिया. क्योंकि अकाउंट्स में भी अगर आप 11th अकाउंट्स की बुक देखोगे तो वहां पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का टेबल मिलता है, पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इम्पर्सनल में रियल, नॉमिनल. कुछ इस तरीके से ने क्या कर दिया, प्लेस, टाइम, कंपटीशन, एंड कंपटीशन में से उसने परफेक्ट कंपटीशन, इमेजिनरी, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, डिओपॉली, ऐसे तरीके से उसने लिख दिया है. लेकिन वो लिखते समय ये सारे पॉइंट जो है वो उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में मेंशन होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप मन से कुछ भी लिखोगे. सेकंड, राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट सेलिंग कॉस्ट. जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है वो एकदम लास्ट में पूछा जाता है. पहले दो क्वेश्चन आपको पैसेज में के जो वर्ड्स है, जो पैसेज में दिया गया है उसके आधार पर आपको लिखना पड़ेगा, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपको पर्सनल रिस्पॉन्स की तरह, राइट, पर्सनल ओपिनियन की तरह होता है. राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट सेलिंग कॉस्ट. और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या लिख दिया, जो कुछ भी अकाउंट में उसने सीखा होगा वही लिख दिया. सेलिंग कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय फर्म फॉर promoting their sales of a product. It will create more demand. It includes advertisement and hoardings etc. कुछ इस तरीके से उसने लिख दिया, और जिस किसी भी टीचर ने वो चेक किया है उसने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स उसको दे दिए, ताकि पूरा का पूरा बरोबर है. अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th, ओके. अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके. हर एक मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. सादा सिंपल लॉजिक है, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. तो सर एक क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे. हर एक स्टूडेंट्स का डाउट हर एक वीडियो के नीचे होता है कि 8 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें मिनिमम कितना पेजेस लिखना पड़ेगा, 3 पेज, 4 पेज. देखिए, इकोनॉमिक्स और ओसीएम या एसपी भले ही
थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन एसपी में या ओसी में आप जितना ज्यादा लिखते हो उतने उसके मार्क आपको मिलते हैं। जितना ज्यादा आप फेकोलॉजी करोगे उतनी ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप ज्यादा फेकोलॉजी नहीं कर सकते हो। जितना कम और जितना एक्यूरेट आप लिखते हो उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के आपको चांसेस रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, मिनिमम आपको 4 पेज अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 पेज बोल रहा हो तो आप 4 पेज ही लिखोगे। डिपेंड अपॉन साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के हैंड राइटिंग की साइज इतनी छोटी होती है तो वो कितना भी लिखे ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 पेज ही लिख पाते हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के हैंड राइटिंग इतने, मतलब लेटर्स का जो फॉन्ट साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि 5-5-6 पेजेस वो इजीली लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स का जो फॉन्ट, अगर आप हैंड राइटिंग का फॉन्ट साइज देखोगे तो वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है या ज्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का नॉर्मल है। ओके, तो किस तरीके से उसने सारा का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है? सबसे पहले उसने सेकेंड क्वेश्चंस को चुना, जो क्वेश्चंस था explain the concept of national income and explain the practical difficulties involved in measurement of national income. सबसे पहिले पूछा गया की नॅशनल इन्कम, राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच काय आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना जे अडचणी येत असतात, राईट, इथं कोणत्या अडचणी आलेल्या आहेत? प्रॅक्टिकल, व्यावहारिक अडचणी कोणते कोणत्या आहेत ते तुम्हाला सांगा। प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज, आता प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज म्हणलं तर प्रॅक्टिकलच लिहायचं, राईट। व्यावहारिक अडचणी म्हणलं तर व्यावहारिक लिहायचं, तात्विक लिहित बसायचं नाही। आता इथं सर्वात फर्स्ट बघा, सर्वात पहिलं, सबसे पहले स्टूडेंट्स ने क्या लिख दिया? मीनिंग। एंड मीनिंग लिखते समय कुछ इस तरीके से पॉइंट्स में उसने सारे के सारे मीनिंग जो है उसने लिख दिया है। अगर आप इस तरीके से भी ना लिखते, पैराग्राफ बेसिस पे भी लिखते तो भी आपको चल जाता। मीनिंग के बाद कंपल्सरी जब कभी भी आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, राइट, लॉन्ग मार्क्स के मतलब 8 मार्क्स 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बंद हो गए कोऑपरेशन जैसे सब्जेक्ट में है। लेकिन ओसीएम और इकोनॉमिक्स और एसपी में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के, उसमें आपको कंपल्सरी मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। और लिखते समय सबसे पहले स्टूडेंट्स ने मीनिंग लिख दिया, मीनिंग लिखने के बाद उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन लिखते समय अगर आपको उस जो कुछ भी इकोनॉमिक्स हो या जो कुछ भी ऑथर हो उसका नाम याद आए तो ठीक, नहीं याद आए तो फिर भी डेफिनेशन लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम कमिटी। स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी और अगर आप नेशनल इनकम चैप्टर खोल के देखोगे तो वहां पे नेशनल इनकम कमेटी की एक डेफिनेशन वहां पे मेंशन की गई है। हाँ, भले ही जो मैं डेफिनेशन बुक में है और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखते मतलब स्टूडेंट्स जो लिखते थोड़ी सी अगर मिसमैच हो भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन जब आप एक अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी लिखते हो तो आप एक अपना अलग मजा आ जाता है। ओके, डन। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड मेजर्स ऑफ वैल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। ओके, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद और एक डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स ने? इन प्रैक्टिस देयर आर मेनी डिफिकल्टीज विच अराइव्स, मतलब नेशनल इनकम काउंट करते समय बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, उनमें से जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने लिख दी है। और पहले भी आपको कहा था कि जब कभी भी आप आंसर्स लिखते हो तो आंसर्स लिखते समय उस पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन करने से पहले सबसे पहले वो सारे के सारे पॉइंट्स का एक छोटा माइंड मैप बनाओ, कैसे भी बनाओ लेकिन पॉइंट्स का माइंड मैप बनाओ। इसका फायदा क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब जो पेपर चेक करने वाला होता है वो सबसे पहले क्या चेक करेगा? मीनिंग चेक करेगा, उसके बाद डेफिनेशन उसको मिल जाएगी। डेफिनेशन के बाद जब वो आगे जाता है सारे के सारे डिफिकल्टीज वहां पे उसको मिल जाएंगे। ओके, और जब सारे के सारे डिफिकल्टीज वहां पे उसको मिल जाते हैं तो पेपर ज्यादा देखता भी नहीं है, पहिले ही पता चल जाता है। ते मराठीमध्ये एक मन आहे ना, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, राइट, उसको उसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं मालूम। मतलब पेपर
बाकी चेक करने से पहले टीचर को पता चल गया कि बस स्टूडेंट्स ने पूरा लिख दिया है, वो बस फॉर्मेलिटीज नाम के लिए बाकी का पेज ओपन करेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे तो स्टूडेंट टीचर ने कैसा पट 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 ऐसा 5-6 जगह अंडरलाइन कर दिया है, राइट। अगर आप बुक जब चेक करते हो, ओके, अगर आप आपके क्लास के टॉपर होंगे तो टॉपर की बुक टीचर ज्यादा देर चेक नहीं करते हैं, सीधा राइट मार दे, क्योंकि टीचर को भी पता है कि बंदा होशियार है, इसका प्रॉब्लम, इसका जो प्रॉब्लम है या फिर जो कुछ भी आंसर करेगा वो 100% बरोबर आने वाला है, तो ज्यादा देखते नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं, आखिरी लेवल के बंदे होते हैं ओके, मतलब क्लास में सबसे बदमाश बंदे होते हैं, उसकी बुक, उसके बुक का बैक कवर, पीछे के साइड में उसने क्या क्या लिखा, टीचर बहुत बार अच्छी तरीके से चेक करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, टीचर ने सीधा की सीधा 8 मार्क देके मैटर को रफा दफा कर दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, ये तो अटेम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक सप्लीमेंट भी ली है, ऑलराइट, और उस नई सप्लीमेंट के ऊपर वापस से पेपर स्टार्ट कर दिया, ओके। और क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने जो अटेम्प्ट किया है वो था स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ अजम्पशंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ अजम्पशंस। आपके टोटल इकोनॉमिक्स में बुक में 3 लॉज है, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड है लॉ ऑफ डिमांड, एंड थर्ड है लॉ ऑफ सप्लाई। कभी भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, यहां पे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशंस, राइट। मतलब हर एक लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आपको एग्जाम में अजम्पशंस पूछे जाए तो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस ही मत लिखना, उस वक्त आपको एक्सेप्शंस भी लिखना पड़ेगा 1 मार्क के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड का जो मॉडल आंसर है वो मेरे पास है। इस स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम में लिखते समय अजम्पशंस तो इसने लिखे, उसके 2 मार्क्स मिले, साथ ही साथ एक्सेप्शंस भी लिखे और उसके भी 2 मार्क्स मिल गए। तो टोटल जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस 2 मार्क के लिए हो जाएंगे और अजम्पशंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे 1 मार्क्स के लिए। यस, टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए 1 मार्क ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 1 मार्क रहता है इंट्रोडक्शन के लिए, 1 मार्क रहता है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन 1-1 मार्क्स का हो गया, ओके। मेरे पास उसका प्रूफ भी है, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हुए लास्ट ईयर के, उसमें बताया, आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है डायग्राम, ओके, डायग्राम एंड टेबल के लिए आपको 2 मार्क्स रहते हैं। एंड देन सिद्धांताचे विधान, लाइक स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इस तरीके से कुछ होता है, उसके लिए आपको 1 मार्क रहते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स हो गए। एंड देन उसके बाद आपको अजम्पशंस के 2 मार्क्स और एक्सेप्शंस के 1, इस तरीके से टोटल 8 मार्क्स, राइट, डन। अब स्टूडेंट्स का अगर आप पेपर चेक करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन के मार्क्स मिल गए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जो मैं बोल रहा था ना, सिद्धांताचे विधान ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात, त्याच्यासाठी स्टेटमेंट ऑफ लॉ, त्याच्यासाठी मार्क्स। देन उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला लिख दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो सोने पे सुहागा, ओके। फॉर्मूला यहाँ पे पूरा लॉ ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। उसके बाद टेबल और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, डन। एंड देन डायग्राम एंड उसका एक्सप्लेनेशन। डायग्राम भी अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया गया, डायग्राम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पेन का यूज करके निकाला गया, ओके। और छोटे मोटे ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं जो कि
इग्नोर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 40 लिखा, उसके बाद लिखने की कोशिश की, उसको कट कर दिया, 50 लिख दिया। ये हो गए, इस मोमेंट तक स्टूडेंट्स को मिल गए 5 मार्क टोटल। ओके, एंड देन अजम्पशंस जो क्वेश्चन में पूछे गए, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इस तरीके से स्टूडेंट्स ने नियर अबाउट टोटल 4 अजम्पशंस लिखे, गृहीतक ज्याला आपण म्हणतो। एंड देन एट द एंड उसने क्या कर दिया, लॉ ऑफ सप्लाई हैज सम सर्टन एक्सेप्शंस, और 5 एक्सेप्शंस वहां पे लिख दिए। ओके, ये इस स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत समझता हूं, क्योंकि हमारे जो मराठी मीडियम के जो पेपर चेक होते हैं, जो मराठी मीडियम के टीचर्स रहते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब स्टूडेंट्स लॉ ऑफ सप्लाई मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आता है जहां पे क्वेश्चंस में अजम्पशंस पूछे गए, तो एक्सेप्शंस भी आपको लिखना पड़ेगा और विथ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। पता नहीं जिस टीचर ने इनका पेपर चेक किया है, थोड़ी सी दया दिखाई गई। अगर ये मराठी मीडियम में होते तो इनका ये 1 मार्क कट हो जाता, क्योंकि इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। ज्यादा नहीं, लेबर सप्लाई एक 2-3 लाइन, एग्रीकल्चरल गुड्स एक 2-3 लाइन, इतना भी अगर लिख देते, मतलब एक ही पेज के ऊपर ये सारे के सारे 5 पॉइंट 1-2 वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो सेफ साइड हो जाता, राइट। बट जिसके किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। ऑलराइट, तो आई होप, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ये वीडियो देखे, उनकी कुछ ना कुछ इस वीडियो से मदद हुई होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम 12th इंग्लिश मीडियम में इस साल बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हो, तो नेक्स्ट पेपर आप कौन सा एक्सपेक्ट करते हो जिसका हम डिटेल एनालिस करें, और वो आउट ऑफ मार्क्स से बहुत सारे पेपर्स है, मतलब एसपी के 98 मार्क्स का पेपर है, मेरे पास इकोनॉमिक्स का और एक पेपर है जिसमें स्टूडेंट्स ने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लिया है, लेकिन वो अगर मैं आपको दिखाता तो सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि उस पेपर में स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा पेपर कर्सिव राइटिंग में लिखा है, राइट। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपको कर्सिव राइटिंग आती भी होगी तो मत लिखिए, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट जाता है। ओके, तो ऐसे अगर आप नॉर्मल राइटिंग लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो वीडियो का लाइक और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए या कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, तो ताकि उस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना सकूं। ओके, एंड देन अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और स्टोर सेक्शन से ये 12th कॉमर्स नोट्स एक्सपर्ट नाम का जो कोर्स है वो परचेस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 97 मतलब 100 रुपीज इसकी प्राइस है, और 100 रुपीज में आपको पास्ट ईयर के सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चन आंसर शीट अभी हमने आपके सामने प्रोवाइड की थी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स की, तो वो भी आंसर शीट का पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। तो जब कभी भी एग्जाम रहेगी, रादर देन वॉचिंग द वीडियो, वो पीडीएफ भी अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, राइट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक किसी इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।